Hello everyone, let's continue our journey of going from basic to best. Students, as per your suggestion, as per your request, today I am making the videos of linear equation. ओके बहुत सारे बच्चों के सजेशंस आए पड़े हैं ओके लेकिन टर्न बाय टर्न हर एक की बारी आएगी, हर एक के डाउट सॉल्व होंगे और जिन्होंने अभी तक सजेशन नहीं दिया उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर आप लोगों के बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है या फिर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको सीखने हैं सो यू कैन सजेस्ट टू अस, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके बच्चा लोग, इससे क्या होगा कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बेस्ट तक जाने में आपको आसानी रहेगी। ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज लिनियर इक्वेशन। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म इक्वेशन। ओके इक्वेशन आपने बहुत बार सुना है और ऐसी ऐसी आप कन्वेंशनली ऐसा करते आ रहे हो जिसका आपको कुछ मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इक्वेशन यानी क्या हुआ, सो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप कौन से होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बेटा एल्जेब्रिक टर्म्स, ऐसा वर्ड आपने सुना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। okay that is made up of variables and constant। okay suppose for example variables and constant से बने हुए टर्म्स है, अगर हम उस एक्सप्रेशन को किसी के साथ इक्वल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ऐसा कुछ है, मान लो 5x² प्लस 3x। सो बेटा हियर द वेरिएबल इज व्हाट, यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आवर आंसर्स विल वेरी, चेंज होंगे। ओके यहां पर 5 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ टर्म दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज 3, तो वो x का कोएफिशिएंट हुआ। तो बेटा ये तो अगर आपको पता ही होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर आपको x² का कोएफिशिएंट पूछा है यू विल गिव द आंसर दैट इज इक्वल टू 5 obviously, and if the coefficient of x is asked then coefficient of x is nothing but 3। तो बेटा ये इतना जो है, अभी ये कितने टर्म है, कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली देयर आर 2 टर्म्स। ओके दोनों में वेरिएबल्स कौन से हैं, यहां पर x वेरिएबल है, यहां पर भी x वेरिएबल है, तो बेटा ये है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से ही बना है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ओनली वन वेरिएबल इज देयर, वन वेरिएबल यानी कि आपको x के अलावा y, z या फिर a b c ऐसा कुछ दिख रहा है, सो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा, सो यहां पर देयर इज ओनली वन वेरिएबल, देन वी कैन से दैट कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो क्या है, क्या है, x है। ओके सो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पे 1 रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सपोज मैंने x की जगह पर 1 रखा, ओके तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए चेक करते हैं, 5 इंटू x², x की जगह पर आपको 1 रिप्लेस करने को मैंने बताया कि भाई x की जगह पर 1 रखो और आपका आंसर क्या आ रहा है चेक करो। सो यू नीड टू जस्ट रिप्लेस x बाय 1, x की जगह पर 1 रिप्लेस करना है, दैट्स इट। सो 5 1² प्लस 3 इंटू 1। ओके बेटा नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई 1 ही होता है, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 होगा, भाई ये मल्टीप्लाई नहीं है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई 1 2 ज़ा 2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, 1 स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 2 टाइम्स। ओके सो 1 इंटू 1 1 ही होता है, प्लस 3 1 ज़ा होता है 3, सो अल्टीमेटली आंसर विल बी 8। तो बेटा मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अगर हमने x की जगह पर 1 की जगह पर सपोज 2 रिप्लेस किया होता तो हमारा आंसर कुछ अलग आ सकता था, 3 कर दे तो भी कुछ अलग आंसर आता। दैट मीन्स कि x हमारा वेरिएबल हुआ एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, यस और नो, ऑब्वियसली। ओके यहां पर हम x की जगह पे जो भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज होता जाएगा, वेरी होता जाएगा, इसीलिए हम x को वेरिएबल बोलते हैं बेटा, क्लियर है यहां तक। ओके नाउ सी ये जो है ये सिर्फ 2 टर्म्स है। ओके मान लो कि मैंने आपको ऐसा बताया
कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x² + 3x = 8 आ रहा है। कब आ रहा था? जब हमने x की जगह पर 1 रिप्लेस किया तब। तो अभी तो हमारे पास ये कैलकुलेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई x की जगह पर 1 रिप्लेस करते थे तो इसका आंसर 8 आ रहा था। यस और नो? 5x² + 3x = 8। तो बेटा ये एक इक्वेशन हो गया। ये क्या था? सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी वैल्यू किसी के साथ इक्वल हम दिखाते हैं। तो ये जो पूरा हमने लिखा ना, दैट इज नोन एज इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको हमने किसी के साथ इक्वल बता दिया, इक्वल कर दिया। सो दिस इज नाउ इक्वेशन। सो आई होप इक्वेशन क्या है वो आपको पता चल गया होगा। ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है? तो बेटा अभी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले। अभी हमें एक सॉल्यूशन पता है कि भाई x की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, x = 1 रखते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन सही हो जाता है। बिकॉज 1² 1, 1 5 = 5, 1 3 = 3, 5 + 3 = 8 आ रहा था। सो x इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन तभी सही होगा जब हम x की जगह पर 1 रिप्लेस करेंगे। तो बेटा ये एक इक्वेशन माना जाता है। ये रहा, किसी के साथ हम एल्जेब्रिक टर्म्स को इक्वल करते हैं तो वो एक इक्वेशन हो जाता है। सो ऐसे ही मैंने आपको इक्वेशन का मीनिंग बताया कि कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स है आपके पास, टर्म्स का ग्रुप है, ओके, इक्वल टू समथिंग, अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपने वो इक्वेशन बना दिया, दैट वी कैन से। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दिया है कि भाई x में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, x में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर, सोचना ध्यान से, x में से -10 किया तब आंसर आ रहा है 40। ओके, x में से 10 माइनस किया तब आंसर 40 आ रहा है। तो बेटा ये भी एक इक्वेशन हुआ जिसमें वेरिएबल क्या है? ऑब्वियसली x है। तो आप अभी तो डायरेक्टली सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से 10 माइनस करने पर आंसर 40 आए। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आंसर ग्लो हो गया होगा, x की जगह पे क्या होना चाहिए? करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 50, कि भाई x = 50 हो तब ही हम 50 - 10 = 40 ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 50 में से 10 जाएगा तब 40 आंसर आएगा। सो x = 50, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक इक्वेशन हुआ, ये उसका सॉल्यूशन हुआ। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये रहा कि भाई x की जगह पर 50 होना चाहिए। अगर 50 नहीं रखोगे आप, सपोज मैंने 60 रख दिया, तो 60 - 10 40 थोड़ी ना होता है, तब नॉट इक्वल टू 40 आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वी मस्ट रिप्लेस दिस x बाय 50, यानी कि x की वैल्यू अगर हम सोचते हैं तो उसका आंसर 50 ही आएगा बेटा। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, सो बेटा ऐसे ही एल्जेब्रिक टर्म्स किसी के साथ इक्वल कर दिए तो वो पूरा एक इक्वेशन माना जाता है। अब हम उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे भाई लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी हम सिंगल वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं, ओनली वन वेरिएबल हो ऐसे इक्वेशन का ही हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहां पर एक ही वेरिएबल है, x ही है, यहां पर भी एक ही था, x ही वेरिएबल था, पावर कुछ भी हो सकता है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। ओके, x² है, x³ है, लेकिन सभी में वेरिएबल तो x ही है ना। दैट आई मीन टू से कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दैट इज सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये जो इक्वेशन है यहां पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? यहां पर पावर है 1, तो वही मैक्सिमम होगा, यहां पर तो x है ही नहीं। चलिए फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा इक्वेशन था, तो यहां पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर को हम दूसरे टर्म में डिग्री बोलते हैं बेटा, डिग्री। ओके, सो व्हाट वी कैन से कि यहां पर डिग्री क्या है? चलो x का पावर यहां पर है 1, यहां पर तो x है ही नहीं, 0 टाइम्स है। ओके, यहां पर x कितनी बार है? 2 टाइम्स x × x आएगा, x² है। तो जो भी मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। तो ये इक्वेशन की डिग्री 2 है, वो हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अगर मुझे डिग्री डिफाइन करनी है तो या फिर डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो डिग्री क्या आएगा यहां पर? डिग्री इक्वल टू व्हाट? देख लो वेरिएबल कहां कहां पर है, वहां पावर्स चेक करो कि मैक्सिमम पावर कहां पर है। तो हमने वेरिएबल चेक किया,
मैक्सिमम पावर यहाँ पर दिख रहा है 1, क्योंकि इन दोनों में तो है ही नहीं। ओके, यानी कि 0 है तो 1 मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर तो एक बार भी है। ओके, सो यहाँ पर डिग्री इक्वल टू 1, दैट वी कैन से। बेटा समझ में आ गई बात, यस और नो? ओके, सो ऐसा इक्वेशन जहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा इक्वेशन जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी 1 से बड़ा पावर नहीं होना चाहिए, बड़े से बड़ा पावर मैक्सिमम पावर 1 ही होता है, ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, 1 पावर था लेकिन उससे भी बड़ा पावर अभी है, तो डिग्री क्या हो गई? 1 नहीं होनी, 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां पर 2 है, सो डिग्री इक्वल टू 2। तो जिसकी डिग्री 2 हो ऐसे को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो राइट नाउ वी कैन से दैट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है यानी कि डिग्री 1 है, और यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स डिग्री इक्वल टू 2, मैक्सिमम पावर उसी को हम डिग्री बोलते हैं बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, डिग्री इक्वल टू 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा सपोज मैक्सिमम पावर 3 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल तो आप इजीली दे सकते हो, मैक्सिमम पावर 3 है यानी कि चलो 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन हो गया, यस और नो? ये सारे एल्जेब्रिक टर्म्स इक्वल टू समथिंग, यानी कि इक्वल टू मैंने सपोज 5 लिख दिया है, तो ये एक इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो गया। यहां पर वेरिएबल कौन सा है? एक ही है क्या? तो ऑब्वियसली यहां पर 1 वेरिएबल है, कौन सा? दैट इज x। उसका मैक्सिमम पावर क्या है वो चेक करो, मैक्सिमम पावर 3, यहां पर है 2, इससे कम है, यहां पर है 1, इससे कम है। ओके, सो वी कैन से दैट मैक्सिमम पावर, उसको हम दूसरा क्या बोलते हैं बेटा? एग्जैक्टली डिग्री इक्वल टू 3 है। यहां पर क्या है? डिग्री इक्वल टू है हमारा 3, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल उसी को हम डिग्री बोलते हैं। सो डिग्री इक्वल टू 3 हो, ऐसे इक्वेशंस को हम डिफाइन करते हैं बेटा क्या? क्यूबिक इक्वेशन। ध्यान से देखना, क्यूबिक इक्वेशन। सो अगर क्यूबिक इक्वेशन ऐसा वर्ड आप सुनते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा, 4 नहीं होगा, या फिर 3 से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। ओके, x³ इज द, या फिर y³ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट इज द बिगेस्ट पावर। 3 जो है वो सबसे बड़ा पावर है, उससे बड़ा पावर नहीं हो सकता, तभी वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। सो आई होप कि लीनियर किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं एंड क्यूबिक किसे बोलते हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा, यस और नो बेटा? वन मोर थिंग कि ये जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू इतनी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अभी यहां पर मुझे नहीं पता कि x की जगह पर मैं क्या रिप्लेस करूं तो आंसर 5 आएगा, अभी वो डिस्कशन हम नहीं करने वाले, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस की इंफॉर्मेशन अभी देता हूं कि सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 यानी कि डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 हो तो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो वो सब अभी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1, 2 और 3 के नेमिंग तो आपको पता होने ही चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक रिस्पेक्टिवली। सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लीनियर इक्वेशन पे थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बेटा, सो लेट्स कंटिन्यू और लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर इक्वेशन अगर हम सिंगल वेरिएबल में बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द एग्जांपल दैट सपोज आपको ऐसा दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सपोज फॉर एग्जांपल 15। 2x सबसे पहले यहां पर वेरिएबल कौन सा है? x। उसका मैक्सिमम पावर क्या है? x आपको कहां दिख रहा है, वहां पर पावर चेक कर लो, यहां पर x दिख रहा है, जी हां, कितनी बार है, पावर कितना है, 1 है। यहां पर तो x है ही नहीं, यहां पर भी x नहीं है। सो बेटा वी कैन से दैट कि x वेरिएबल है, उसका भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री इक्वल टू 1 ऐसा बोल सकते हैं हम, और अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है।
तो बेटा इस लीनियर इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है यानी कि x की जगह पर क्या रखूं मैं, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, उसमें 3 ऐड करूं तो आंसर 15 आएगा। वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तब ये फॉलो होगा। रैंडम हम आंसर नहीं ला सकते। सपोज x की जगह पे 5 रख दिया तो ऐसे सोच लो 5 2 10 + 3 तो 13 होता है। ओके, तो 15 आंसर ही आना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे अगर आपको इक्वेशन दिया है तो आप क्या सोचते हो, कैसे सॉल्व करते हो। ये जो इक्वेशन है उसका आंसर 15 आना चाहिए, वो जो वेरिएबल है उसकी जगह पर मैं क्या रखूं, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है। उससे पहले की बात, x का कोएफिशिएंट अगर आपको पूछा है, कोएफिशिएंट मत भूलिएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है अभी 2 है। ओके, अगर यहां पर नेगेटिव साइन होती तो हम बोलते -2, साइन के साथ कंसिडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा है x² - 5x + 2 = 10, तो बेटा यहां पर x का कोएफिशिएंट -5 रहेगा। हाँ, ओके, और x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 1 वो x² का, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ टर्म क्या है, 1 है। सो x² का कोएफिशिएंट 1, लेकिन x का कोएफिशिएंट -5 होता है। ऑल्दो वो कोएफिशिएंट की बात हुई, लेकिन अगर हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर मुझे वो सॉल्व करना है, तो हमारा टारगेट क्या है बेटा, x इक्वल टू क्या आएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू समथिंग। वो समथिंग क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सिर्फ x रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को या फिर ऑलमोस्ट ऑफ यू, उनको ऐसे ही विचार आते हैं कि सर ये 3 इस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बेटा वो कहीं जाता नहीं है, घूमने नहीं आया है। ये क्या वहां चला गया तो नेगेटिव हो गया, ऐसा जनरली हम बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा क्यों करते हैं, वहां चला गया तो नेगेटिव हो गया, ऐसा क्या है। तो बेटा उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा टारगेट क्या है कि x इक्वल टू क्या, वो फाइंड आउट करना है। यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x चाहिए, यस और नो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x रखने के लिए हम बाकी सारे टर्म्स को किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे, उनको निकाल देंगे। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इक्वल टू ये है। मान लीजिए 2 भाई है, ठीक है, इसके पास जितने रुपीस है उतने ही रुपीस इसके पास है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल ब्रदर नंबर ए, सॉरी ब्रदर का नाम है ए, नंबर नहीं होते। ओके, ब्रदर ए एंड ब्रदर बी। ओके, इसके पास जितने रुपीस है उतने ही रुपीस इसके पास है। ध्यान से सोचना मेरी बात, दोनों की एज सेम है, ट्विन्स है मान लो। ओके, पेरेंट ने दोनों को सेम रुपीस ही दिए हैं। ओके, वरना झगड़ा हो जाता है ना भाई। ओके, मान लो इसके पास जितने रुपीस है उतनी ही अमाउंट इसको भी गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास की अमाउंट इज इक्वल टू इसके पास की अमाउंट। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो बेटा। सपोज इसके पास 1000 है तो इक्वल टू 1000, यहाँ पर भी 1000, यस और नो। ओके, अब ध्यान से सोचो मेरी बात कि सपोज हम इन दोनों को इक्वल ही रखना पड़ेगा, वरना बवाल हो जाएगी। इन दोनों को इक्वल ही रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां पर 100 ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा, बवाल हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। यहां पर बढ़ गया, ओके, यहां पर 100 रुपीज ज्यादा हो गए, ओके, तो एक बर्गर ज्यादा आएगा, यस सर। तो इक्वल रखने के लिए हमें वहां पर भी 100 ऐड करना ही पड़ेगा। यानी कि जो जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो वहां पर भी ऐड करो। यहां से कम कर रहा हूं तो वहां से भी कम करो, यस और नो। क्योंकि यहां से अगर कम किया तो ये तो बवाल कर देगा ना, ठीक है। तो जितना मैं ऑपरेशन यहां पर कुछ ऐड किया तो यहां पर भी ऐड होना चाहिए, यहां पर से कुछ माइनस किया तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए। तो बेटा वही बात, दिस इज इक्वल टू दिस, ये जो पूरा टर्म है वो अभी इसके साथ इक्वल है। तो जो जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा वही सब मुझे राइट हैंड साइड करना ही पड़ेगा। ओके, सो मेरा पर्पस क्या है, टू कीप ओनली एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स होना चाहिए। तो बेटा यहां पर तो 2x + 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 2x + 3 है। मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ x रखना, मुझे सिर्फ x चाहिए। तो कैसे ना कैसे करके मुझे +3 को निकालना पड़ेगा। तो +3 के साथ अगर मैंने -3 लिख दिया तो 3 - 3 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात,
पहले ये दोनों इक्वल थे, तो अगर मैंने यहां से -3 किया तो इसी को बुरा लगेगा कि मेरे में से -3 कर दिया, वहां पे तो नहीं किया, तो हम इक्वल नहीं लिख सकते। तो बेटा यहां पर भी -3 करना पड़ेगा, यस और नो? मानते हो बात? ये सबको समझ में आ गई बात? यहां पर -3 क्यों किया मैंने? क्योंकि +3 -3 कैंसिल हो जाते हैं, 0 हो जाता है इसलिए। तो यहां पर अगर मैंने -3 किया तो इक्वल रखने के लिए वहां पर भी -3 करना पड़ेगा, यस और नो? तब जाके ही इक्वल होगा ना। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट कि देयरफॉर 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा 0, लेकिन +0 लिखने के कोई मीनिंग नहीं, 2 + 0 ऐसा कुछ लिखते नहीं है हम। ओके, +0 नहीं लिखते तो चलेगा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 15 - 3। तो बेटा एक्चुअली ये क्या है कि हमने दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा नहीं होता कि ये 3 यहां चला गया तो -3 हो गया, ऐसा जनरली हम समझते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि दोनों साइड से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके यहां पर -3 आएगा, और वो जो -3 यहां पर था वो इसके +3 के साथ कैंसिल हो गया। ओके, तो अब हमारे पास बचा क्या, 2x = 12, सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, 2x = 12। लेकिन अगेन अभी ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा टारगेट है सिर्फ x रहना चाहिए, ध्यान से समझना, सिर्फ x रहना चाहिए। ओके, तो x रहने के लिए ये 2 को कैसे ना कैसे मुझे कट करना है। तो ऑब्वियसली ये 2 के अपॉन में 2 होगा तभी 2 1 जा 2 हो पाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है अभी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, दिस 2 आर इक्वल, ये 2 को कैंसिल करने के लिए 2x के अपॉन में, यानी कि यहां पर मुझे अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। तो सोचो कि अभी ये दोनों इक्वल है, मैंने इसके अपॉन में 2 दिया तो इसको बुरा लगेगा, ऑब्वियसली इसका कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया तो इसको बुरा लगेगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा कि अपॉन में 2 यहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2x के अपॉन में 2, 12 के अपॉन में 2। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड, सो सिंपल इज दिस। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि इक्वल रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, मैंने आपको ये समझाया ना, ठीक है? अच्छी बात है, ये समझ में आ गया सबको। ओके, नाउ ऐसा क्यों किया मैंने, 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो 2 कैंसिल हो जाए इसलिए। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। बेटा x × 1 तो x ही होता है, तो x = 6। बोलो मुझे जो आंसर चाहिए था मिल गया। x = क्या होगा, वही मुझे चाहिए था, वही मिल गया मुझे। तो इसी को लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x बचे, उसके लिए हमने सबसे पहले -3 किया, तो यहां पर भी -3 करना पड़ेगा। यहां पर 2x आ गया, तो ये 2 को कैंसिल करने के लिए अपॉन में 2 चाहिए, तभी 2 1 जा 2 हो सकता है। तो यहां पर अपॉन में 2 लिया, वहां पर भी अपॉन में 2 लेना पड़ेगा, 2 2 कैंसिल, x = 6। अगर आपको वेरीफाई करना है वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आप ये x = 6 आपके मेन इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हो कि भाई 2x + 3 = 15 होना चाहिए। x की जगह पर ढंढन है, ये 6 यहाँ पर रख दो। बोलो बेटा 6 2 जा क्या होगा, 6 2 जा 12 होता है, कैलकुलेट कर लो। 6 2 जा 12, 12 + 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही हो गई बात, इक्वल हो गए सब लोग। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए। अगर मैंने x की जगह पर 6 रखा तो, अगर 7 रखूंगा तो क्या हो जाए, 7 2 जा 14, 14 + 3 तो 17 होता है, 15 नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर इक्वल होना चाहिए इससे, यानी कि 15 के जितना ही आंसर यहां पर लाने के लिए x मस्ट बी 6। क्लियर? ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा अगर आपको अभी तक ऐसा ही पता था कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, अपॉन में आ गया, यहाँ पर गया तो साइन ऑपोजिट हो गई, तो ये सब बोलना ओके वो समझने के लिए ठीक है बेटा, लेकिन उसका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये होता है जो आज आपको पता चल गया होगा। ओके, सो यू आर गोइंग टू कमेंट द आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशन कि बेटा सपोज मुझे ऐसा दिया है कि -2x + 5 = मान लीजिए ऐसा दिया है 27, तो x का आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट में करके लिखोगे। ओके, वो मैं चेक करूंगा, और अगर ये इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है देन डोंट वरी, वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ट लेवल तक जाने के लिए ये यूजफुल है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड कीप वॉचिंग दिस बेसिक टू बेस्ट सीरीज फॉर योर क्लियरेंस ऑफ डाउट्स ऑफ मैथ।